नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीडीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी का दोस्तों 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको हम बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो 22 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही पूछा जाएगा। आपको ध्यान में रखना, 100% यही पूछा जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक सेकंड भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, 22 फरवरी के लिए दोस्तों ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, साहब की कितनी लड़की थी? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 3, बी में लिखा हुआ 4, सी में लिखा हुआ 5 और डी में लिखा हुआ 6। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़की थी। तो 5 लड़की थी दोस्तों। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, विद्यालय की संधि विच्छेद है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना ये प्रश्न है कि विद्यालय की संधि विच्छेद है तो विद्या जोड़ दोस्तों आलय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई? ऑप्शन ए में लिखा है लू से, बी में लिखा है कैंसर से, सी में लिखा है डायरिया से और डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई? तो लू से हुई दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, संधि के कितने भेद हैं? दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के दोस्तों 3 भेद हैं। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5वां नंबर, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है डॉक्टर, बी में लिखा है इंजीनियर, सी में लिखा है खिलाड़ी और डी में लिखा है पत्रकार। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि सेन साहब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर, और जो आपको हम ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं हिंदी का दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए 1 से लेकर 30 तक सभी प्रश्नों को आप बारीकी से देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। 30 में से बहुत सारे जो प्रश्न होंगे वो 2022 बोर्ड एग्जाम का दोस्तों जो फाइनल परीक्षा होगा उसमें 100% जाकर लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें। ठीक है, देखिए 6ठा नंबर प्रश्न, निम्न में आक शब्द का पर्यायवाची कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सुमा, बी में लिखा हुआ है लोचन और देखिए सी में लिखा हुआ है अतन और डी में लिखा है नरकत। तो दोस्तों आपको ये 6 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्न में आक शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो लोचन है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर, संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था? ऑप्शन ए में लिखा भाई, बी में लिखा है चाचा भतीजा, सी में लिखा पिता पुत्र और डी में लिखा है दोस्त। तो दोस्तों आपको ये 7 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था? तो भाई का संबंध था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 8 नंबर है, कहता है अनुज शब्द में उपसर्ग है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको ये प्रश्न में बताना है कि दोस्तों अनुज शब्द का उपसर्ग है तो अनु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर, मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे? ऑप्शन ए में लिखा गौशाला में, बी में लिखा अस्पताल में, सी में लिखा पाठशाला में और डी में लिखा कारागार में। तो दोस्तों आपको ये 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे? तो अस्पताल में दे रहे थे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10 नंबर, परिणामवाचक विशेषण है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि परिणामवाचक विशेषण है तो थोड़ा सा है दोस्तों ये परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
11 नंबर, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सती प्रथा, बी में लिखा है दहेज प्रथा, सी में लिखा हुआ है जाति प्रथा और डी में लिखा हुआ है बाल विवाह। तो दोस्तों आपको ये 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? तो जाति प्रथा है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 4, बी में लिखा है 3, सी में लिखा है 5 और डी में लिखा है 2। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि विवाह शब्द है। ऑप्शन ए में लिखा है पुल्लिंग, बी में लिखा है स्त्रीलिंग, सी में लिखा है उभयलिंग और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि विवाह शब्द है तो पुल्लिंग है दोस्तों, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 14 नंबर, मंगम्मा का अपनी बहू से दोस्तों किसको लेकर विवाद था? ऑप्शन ए में लिखा है रंगप्पा, बी में लिखा है पोते, सी में लिखा है पति और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इस 14 नंबर प्रश्न में बताना है कि मंगम्मा का अपने बहू से किसको लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर दोस्तों विवाद था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर, सर्वनाम का भेद है। दोस्तों आपको बताना है कि सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन ए में लिखा है संबंधवाचक, बी में लिखा है द्रव्यवाचक, सी में लिखा है व्यक्तिवाचक और डी में लिखा हुआ है भाववाचक। तो ये 15 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि सर्वनाम का भेद है तो संबंधवाचक है जो दोस्तों ये सर्वनाम का भेद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर, और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस सबको फ़ायदा क्या होगा कि जब दोस्तों हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना भी आपके पास समय बचा हुआ है उससे मन से आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। देखिए 16 नंबर प्रश्न, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिहार, बी में लिखा है उड़ीसा, सी में लिखा है चेन्नई और डी में लिखा हुआ है बंगाल। तो दोस्तों आपको इस 16 नंबर प्रश्न जो है इसमें आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है? तो बंगाल लौटने की बात करता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ, बी में लिखा है अच्छा, सी में लिखा है मोहन और डी में लिखा है माता पिता। जो हमारे लिए माता पिता क्या है? सबसे बड़ा है दोस्तों इस दुनिया में बढ़कर माता पिता। तो आपको बताना है ये प्रश्न में कि निम्नलिखित में सर्वनाम है तो निम्नलिखित में जो सर्वनाम है दोस्तों वह जो है सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, द्वंद्व समास है। देखिए आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि द्वंद्व समास है तो दिन रात जो है दोस्तों ये द्वंद्व समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। ऑप्शन ए में लिखा पुरुषवाचक, बी में लिखा व्यक्तिवाचक, सी में लिखा है संबंधवाचक और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये 19 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है तो व्यक्तिवाचक जो है दोस्तों ये संज्ञा का भेद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए में लिखा है अंग्रेजी, बी में लिखा है फ्रांसीसी, सी में लिखा है रूस और डी में लिखा हुआ है जर्मन। तो दोस्तों आपको ये 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? तो जर्मन से दोस्तों, जर्मन से अनुदित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर, निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है? दोस्तों आपको ये 21 नंबर प्रश्न में बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन शब्द जो है वो शुद्ध है, मतलब अच्छा से शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देवनागरी जो लिखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जापान को, बी में लिखा है नेपाल को, सी में लिखा है भूटान को और डी में लिखा है ईरान को। तो दोस्तों आपको ये 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर। सर्वनाम के भेद हैं दोस्तों, आपको बताना है कि सर्वनाम का भेद है 5, 4, 3, 6। तो दोस्तों सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे आपको नोटबुक पर लिख कर याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर जो आपका सपना है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाकर दोस्तों अपनी माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है इस तरह से, तो आज आपको पूरी लगन और जोश के साथ दोस्तों पढ़ाई करना होगा। ठीक है, अगर जो आपको रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है दोस्तों, तो ये आप 480 प्लस मार्क्स जरूर प्राप्त कीजिएगा। अपनी माता पिता को दोस्तों आंखों में खुशी के आंसू जरूर बहाइएगा। ठीक है, बशर्ते आपको केवल पढ़ाई करना होगा, माइंड को आपको कॉन्सेंट्रेट रखना होगा एक जगह। ठीक है, इधर उधर माइंड को आपको भटकाना नहीं होगा। ठीक है, और आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इस बात को मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे क्षमता है दोस्तों, आपके पास इतना क्षमता है आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप पर विश्वास रख के पूरा शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए। आपके साथ हम कंटिन्यू बने हुए हैं। ठीक है, हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए करेंगे। ठीक, देखिए 24 नंबर प्रश्न। और इससे पहले भी दोस्तों हम बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में विजिट करके आप देख सकते हैं। अगर जो कोई सब्जेक्ट आपको वीक है तो उसका डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, वहाँ पर दोस्तों उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसमें हम जो प्रश्न बताए हैं 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने से आपको जो वीक सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग हो सकता है, आपको हेल्प मिल सकता है। ठीक है, इसलिए एक बार डिस्क्रिप्शन में विजिट करके आप उसे जरूर देखें। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है उत्तर भारत में, बी में लिखा है दक्षिण भारत में, सी में लिखा है पश्चिमी भारत में और देखिए सी यहाँ डी में लिखा है पूर्वी भारत में। तो आपको ये 24 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं? तो दक्षिण भारत में दोस्तों मिलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर गुणवाचक विशेषण है। आपको दोस्तों ये 25 नंबर प्रश्न बताना है कि गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 3 किलो, बी में लिखा है 4, सी में लिखा है अधिक और डी में लिखा है अच्छा। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड पे चेक लिए, वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कहता है कि गुणवाचक विशेषण है तो अच्छा तो दोस्तों ये गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 26 नंबर है हमारा है, कहता है गुणवान शब्द में प्रत्यय है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है, तो बान जो है दोस्तों ये प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महल वाले, बी में लिखा हुआ है गांव वाले और सी में लिखा हुआ है शहर वाले और डी में लिखा है झोपड़ी वाले। तो दोस्तों आपको इस 27 नंबर प्रश्न में बताना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो महल वाले जीतते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से भी ज़्यादा बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? ऑप्शन ए में लिखा है 2, बी में लिखा है 3, सी में लिखा है 1 और डी में लिखा हुआ 5। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो 2 दांत तोड़े। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1824 ईस्वी में, बी में लिखा है 1823 ईस्वी में, सी में लिखा हुआ 1825 ईस्वी में और डी में लिखा हुआ 1826 ईस्वी में। तो आपको दोस्तों ये 30 नंबर प्रश्न में बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म
कब हुआ था, तो मैक्स मुलर का जन्म दोस्तों कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में दोस्तों मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो है हमारा HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो ऑप्शन इसमें आपको बिल्कुल सही लगेगा। देखिए प्रश्न क्या है, कहता है बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन ए में लिखा है भूटान, बी में लिखा है नेपाल, सी में लिखा है उत्तर प्रदेश और डी में लिखा है बिहार। तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा, एक मिनट भी समय बर्बाद नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, कि जो समय बीत जाता है वो वापस कभी भी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आता है। ये बात को आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।